हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर पॉलिटी लेक्चर सीरीज। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट वन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमारे भारत के संविधान का पहला भाग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हम देखेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 कवर करता है पूरे पार्ट वन को। आइए देखते हैं आर्टिकल वन। आर्टिकल वन क्या कहता है? ये कहता है इंडिया, दैट इज भारत, shall be the union of states, shall be the union of states। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमारे देश को ऑफिशियल नाम दिया है। हमारे देश के दो ऑफिशियल नाम है, इंडिया और भारत। ठीक है, ये हमारे देश के ऑफिशियल नेम्स है। ठीक है, हम इसके अलावा और कोई भी नाम अपने देश के लिए ऑफिशियली यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहता है हमारा देश कैसा है, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरल, ना कि फेडरेशन, ना ही क्वाजी फेडरल। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट्स, because Indian Union is not the result of any agreement amongst the units of the state, but the states were created as per the law of the land or as per the administrative convenience। मतलब हमारा देश पहले से एग्जिस्ट करता था, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें स्टेट्स का निर्माण होता है। पहले इंडिया है, कंट्री है, उसके बाद क्या है, फिर स्टेट्स है। और ये स्टेट्स किस बेसिस पर बनाए गए? ये स्टेट्स एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और एज पर लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर इन राज्यों का निर्माण किया गया है। ठीक है, मतलब पहले भारत था, देश था, देश के बाद राज्य बने हैं। ओके, बट अगर हम वही एग्जाम्पल लें, अगर हम फेडरेशन कंट्री लें यूएसए की, यूएसए एक फेडरल कंट्री है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में पहले 50 स्टेट्स थे। यूएसए नहीं एग्जिस्ट करता था, 50 स्टेट्स थे। ये 50 स्टेट्स आपस में मिल करके इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, और इस एग्रीमेंट के द्वारा इन्होंने कहा कि हम मिल करके एक देश का निर्माण करेंगे जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट मीन्स सबसे पहले यहाँ स्टेट्स थे, फिर बने कंट्री, और यहाँ पे पहले कंट्री है, उसके बाद स्टेट्स है। ओके, तो अब क्योंकि एग्रीमेंट है यहाँ पर राज्यों के बीच में, तो जब चाहे कोई भी राज्य इस एग्रीमेंट से बाहर निकल सकता है। दैट मीन्स उस कंट्री से वो एग्जिट कर सकता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। बट इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया में यहाँ के स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया से बाहर निकल पाए। क्यों? क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया ने ही स्टेट्स को बनाया है। पहले इंडिया थी, उसके बाद एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हमने स्टेट्स का निर्माण किया है। ठीक है, तो स्टेट्स पहले से नहीं एग्जिस्ट करते थे, तो क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे और उनको बनाया ही यूनियन ऑफ इंडिया ने है, दैट्स व्हाई उनके पास अधिकार नहीं है कि वो यहाँ से एग्जिट ले सके, यहाँ से सीड आउट कर सके। दैट्स व्हाई ये हम कह सकते हैं समरी ऑफ आर्टिकल 1 कि इंडियन यूनियन या यूनियन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल, ये हम कह सकते हैं एज अ समरी ऑफ आर्टिकल 1। आई होप आर्टिकल 1 आपको क्लियर होगा। ठीक है, और आपको ये भी मैं बता दूं, इसी वजह से हम कहते हैं कि इंडियन यूनियन, अगर हम जब हम आपको याद होगा हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने कहा था कि विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल सेटअप इंडिया है, तो हमने बताया वहां पे फेडरल सुई जनरल, फेडरल लाइक बट नॉट फेडरल, द क्वाजी फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर, स्ट्रॉन्ग यूनियन। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे हमारा देश पहले है, फिर उसमें राज्य बने हैं एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ओके, इसी चीज को आप आगे आर्टिकल 2 में और अच्छे से देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। आइए देखते हैं आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आर्टिकल 2 बात करता है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट into the union or establish new state as per terms and conditions
इट थिंक्स फिट। ठीक है, भारत अपने यूनियन में किसी को भी एडमिट कर सकता है, ठीक है, जो कि भारत की यूनियन का पार्ट ना हो उसको भी अपने देश में मिला सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है और एक नया राज्य बना सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था, सिक्किम हमारे कंट्री का पार्ट नहीं था, बट इन 1975 सिक्किम बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडिया। ये क्यों हुआ? ये पावर कहां से मिली? ये पावर मिली आर्टिकल नंबर 2 से। आर्टिकल नंबर 2 ने ये पावर दी है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट एक कानून बना सकता है और अपने इंडियन यूनियन में किसी भी बाहर से किसी भी जो है टेरिटरी को अपने में मिला सकता है और एक स्टेट बना सकता है। ठीक है, तो स्टेट बना सकता है, इसको अभी हम लोग आगे और डिटेल में समझते हैं आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है? इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अल्टर द बाउंड्री और एरिया ऑफ द स्टेट और चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो किसी भी राज्य के, हमारे देश के राज्य की बाउंड्री को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है और इवन चेंज भी कर सकता है हमारे स्टेट का नाम। ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ओके, इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर आपको एक नया राज्य बनाना है, मतलब एक राज्य को तोड़ करके उसमें से एक और राज्य बनाना है, तो वो प्रोसेस भी हम आर्टिकल 3 के अंदर ही देखेंगे। तो ये कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है? अगर किसी एक राज्य को तोड़ करके उसमें से एक नया राज्य क्रिएट करना है, एक न्यू स्टेट को बनाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, आइए एक करके वो पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आर्टिकल 3 आपको क्लियर है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, एरिया को चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है और इवन स्टेट का नाम भी बदल सकता है। और साथ ही साथ जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का प्रोसेस है वो भी आर्टिकल 3 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आइए प्रोसेस समझ लेते हैं, एक नया स्टेट कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट। ये कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये कहां पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट किसमें होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, होम अफेयर्स के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है वो एक पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा। ठीक, और ये ड्राफ्ट, नाउ दिस ड्राफ्ट विल बी सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर इट्स रिकमेंडेशन। अब वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करके किसके पास भेजा जाएगा? हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट will send it to concerned state in order to take its views within a specific period of time। ठीक है, अब प्रेसिडेंट उस बिल को जो भी स्टेट कंसर्न स्टेट है उसके पास भेजेगा इन ऑर्डर टू टेक इट्स व्यूज। वो पूछेगा कि भैया आपके इस पर क्या विचार है,
और एक निश्चित समय अवधि होगी। अगर उस समय अवधि में वो अपना व्यूज प्रेसिडेंट के पास वो अपना व्यूज उस बिल पे नहीं शेयर करते हैं तो फिर मान लिया जाएगा कि स्टेट ने अपना व्यूज दे दिया है। ओके, अच्छा, उसके बाद अगर व्यूज दे दिया उसके बाद ये बिल कहा जाएगा बिल विल बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अब वो बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे पार्लियामेंट के पास क्या काम है? अब पार्लियामेंट देखिए स्टेट के व्यूज पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, वो उस पर बाउंड नहीं है कि हाँ स्टेट ने ये व्यू दिया तो हमें ये करना है। पार्लियामेंट बिल्कुल भी बाउंड नहीं, पार्लियामेंट चाहता है तो इवन उसमें जो ड्राफ्ट है उसमें और भी चेंजेस ला सकता है बिना कंसेंट, बिना स्टेट के कंसेंट से। हो सकता है वो पूरा का पूरा कंटेंट ही उसमें से पूरा बदल दे। ठीक है, तो उसके लिए दोबारा स्टेट से उसे नहीं पूछना पड़ेगा। ऑलराइट, उसके बाद ये बिल को दोनों हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस बिल इज पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। आपको मैंने मेजॉरिटीज बताई हैं, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज। तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता था? मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो जब मोर देन 50% ऑफ मेंबर जो उस वक्त प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका वोट मोर देन 50% अगर मिल जाता है कि हाँ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बिल को हम लोग को हम पास कर दें तो उसके बाद वो पास हो जाएगा पार्लियामेंट से। और बिल इज पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। then it will be sent to the president for its assent। ठीक है, फिर क्या होगा? bill will be sent to the president for its assent। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जब अपनी असेंट प्रोवाइड कर देगा तो फिर स्टेट एक नया स्टेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देगा दिस विल लीड टू दी दिस विल लीड to the formation of a new state। So this is how a new state is created। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और वो ड्राफ्ट प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा फॉर इट्स रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट फिर उस ड्राफ्ट को कंसर्न स्टेट के पास भेजेगा फॉर इट्स व्यूज, वो स्टेट का व्यूज लेगा। उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट में चला जाएगा, हाउसेज में चला जाएगा, फिर उस हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास कर दिया जाएगा। अगर उसमें चेंजेस करना चाहता है पार्लियामेंट तो वो भी कर सकते हैं, हाउसेज उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं और उसके लिए दोबारा स्टेट से कंसर्न स्टेट से पूछना नहीं पड़ेगा, उनके व्यूज दोबारा नहीं लेने पड़ेंगे। वो उस चेंजेस करने के बाद बिल को पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। अच्छा, बिल कैसे पास होगा? बाय सिंपल मेजॉरिटी और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा फॉर इट्स असेंट और जैसे ही असेंट प्रोवाइड होगा उसके बाद न्यू स्टेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया था आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 की समरी क्या है? दैट इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। ठीक है, और वहीं आर्टिकल 3 की समरी हम क्या कह सकते हैं? इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट्स को हमारे यहाँ डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है बट यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। आई होप आर्टिकल 3 आपको क्लियर होगा। ठीक है, और देखिए अब जो भी चेंजेस आर्टिकल 3 में किए जाते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। ओके, आर्टिकल 368 जैसे आपको पता है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 3 के द्वारा जो भी चेंजेस लाए जाएंगे संविधान में वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। आर्टिकल 368 का उससे लेना देना नहीं होगा। ठीक है, यही चीज है आर्टिकल 4 में। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 आपको क्लियर होंगे, आपको समझ में आया होगा। इसी के तरह हम आगे और भी लेक्चर्स लाते रहेंगे। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे दैट डील्स विद द सिटीजनशिप। आप प्लीज इस लेक्चर को दोबारा देखिए, रिवाइज करिए और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए। नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।